आप सब ये चीज़ सोच रहे हो क्यों बॉर्डर पे इतना टाइम लग गया। मतलब वैसे तो बाकी लोग आराम से बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, हालांकि अपनी ऐसा कोई गलती नहीं की थी हमने कि हमें ही इतना देर इंतज़ार करना पड़ा। बट हाँ, ये रियल बात है कि सिर्फ हम दोनों को ही ज़्यादा देर इंतज़ार करना पड़ा। बाकी लोग नॉर्मली क्रॉस कर रहे थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। क्योंकि हम सरदार दिखते थे इसलिए हमें रुकना पड़ा। और इस वक्त मतलब हमारे नेशन के अंदर नेशन वाइड एक इशू चल रहा है, बेसिकली कुछ पंजाब की तरफ चल रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बड़े होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त सी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। अपनी गुरुद्वारे से दर्शन भी कर लिए, मट्ठा भी टेक लिया। अब चल रहे हैं अपन यहाँ से सीधा नेपाल की तरफ। अयोध्या को बाय बाय करने का टाइम आ चुका है भाई। सामान वामान सारा लोड है बाइक पे, बस हम निकल रहे हैं यहाँ से। कुछ खाया नहीं है, रास्ते में कुछ खाएंगे भी। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे तो थे, लेकिन थोड़ा लेट हो गए हैं, 11 बज गए। चलते हैं। सो भाई हम अयोध्या से आ चुके हैं बाहर, समवेयर 25 किलोमीटर्स। यहाँ से अपन को 180 किलोमीटर समथिंग पड़ेगा नेपाल बॉर्डर। और एक बात बता दूँ, टाइम लगने वाला है समवेयर 4 घंटे, क्योंकि रोड शायद थोड़ी बहुत खराब है और गूगल मैप कह रहा है 4 घंटे। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, क्योंकि 6 बजे से पहले पहुँचे तो हम बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। अगर उसके बाद पहुँचे तो बॉर्डर बंद हो जाता है, फिर शायद क्रॉस नहीं कर पाए। तो हम कोशिश करेंगे कि बॉर्डर आज ही क्रॉस कर ले। तो चलते हैं फटाफट सीधा बॉर्डर की तरफ। अभी तक तो पूरा हाईवे सही दिख रहा है, मतलब यहाँ से नेपाल जाने के लिए ये बेसिकली गोरखपुर हाईवे है। बाकी आगे से हमें लेफ्ट लेना है, तो देखते हैं कैसी रोड होती है वहाँ की भी। सो हमारा 3rd टैंक फुल हो रहा है नेपाल जाते हुए। और मेरे ख्याल से अब तो हमें काफ़ी पेट्रोल नेपाल में भी यूज़ में आ जाएगा, क्योंकि नेपाल के अंदर पेट्रोल महंगा है इंडिया से। तो देखते हैं वहाँ क्या प्राइस रहता है इंडियन करेंसी के हिसाब से। और यहाँ जो प्राइस हमें पड़ रहा है वो 96.9 रुपीज़ 96.9 रुपीज़ पड़ेगा हमें यहाँ पर। और वहाँ देखते क्या होता है। तो 950 का टैंक फुल हो चुका है अपना। मुझे ऐसा लगता है कि पोखरा तक पेट्रोल भरवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे पहाड़ी इलाका है तो पेट्रोल ज़्यादा लगता है, देखते हैं क्या होता है। वैसे तो मौसम आज भी मतलब हल्का हल्का बादलों जैसा हो रखा है, पर लेकिन बारिश नहीं होने वाली है। बढ़िया सा मौसम है, हल्की धूप है बिल्कुल, और खिलखिलाता मौसम है। मज़ा आ रहा है काफ़ी पूरे रास्ते में भाई। अभी तक जितना भी सफ़र निकला ना, मस्त निकला है कसम से, झूठ नहीं बोल रहा। सो हम दसियाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ भाई चाय देख रहे हो आप। ओए मेरे भाई हथेली से भी छोटी चाय है पर चाय टेस्टी है, दूध की बनी है। अच्छा, ज़्यादा दूध है, पानी भी बहुत ज़्यादा है समझ जाओ मैं सरकाज़म दे रहा हूँ काफ़ी ठंडा सा मौसम था, तो मैंने सोचा यार चाय पी लेते हैं। हल्का फुल्का वैसे हमने खा लिया था रास्ते में, मतलब समोसा वोसा खा लिए थे। पर अभी हम सोच रहे हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके यहाँ से नेपाल तक पहुँच जाए, उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। तो भाई टाइम हो रहा है दोपहर के 3, नॉन स्टॉप चल रहे हैं। चाय पीने के लिए रुके थे, सिर्फ और सिर्फ 10-12 मिनट रुके और फिर चल पड़े वापस सफ़र पे सीधा बॉर्डर के लिए। लगता है कि 4:30-5 बजे तक बॉर्डर पहुँच जाएंगे, उसके बाद आराम से क्रॉस भी कर लेंगे। सो भाई ये नेटवर्क देख रहे हो ना आप, इसे मिस करने वाले हैं हम अभी, क्योंकि जैसे हम नेपाल में घुस जाएंगे ना, हमारी इंडिया की सिम बंद होने वाली है। और फिर वहाँ जाके नेटवर्क कितने का मिलेगा, कैसा मिलेगा, अभी ये सब कुछ भी नहीं पता है। तो वहाँ जाके पता चलेगा भाई। बहुत सारी क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर, जेन्युइनली बता रहा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन से पेपर एग्जैक्टली लगते हैं, क्योंकि लोगों की इतनी अलग अलग रैंडम चीज़ें सुन ली है मैंने। लोगों ने मतलब जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने मैसेज करके बताया, किसी का कुछ ओपिनियन है, किसी का कुछ ओपिनियन है। कोई कुछ पेपर्स बता रहा है, कोई कुछ पेपर्स बता रहा है। तो पता नहीं क्या क्या पेपर्स लगने वाले हैं भाई वहाँ पे। तो वहाँ जाके पता चलेंगे भाई, मेरे को भी पता चलेंगे, मैं आपको भी बताऊँगा पक्का। वैसे तो मेरा पहली बार है मैं कि ऐसे जा रहा हूँ सलोनी बॉर्डर के पास या गोरखपुर के ऊपर वाले रूट पे, मतलब ऐसे नेपाल की तरफ। पर यहाँ भी देख रहा हूँ ना मैं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सिमिलर है भाई। खेती तो हर तरफ होती है, हरियाली चारों तरफ है भाई,
पूरे उत्तर प्रदेश में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत खूबसूरत लगता है उत्तर प्रदेश। वैसे तो एक और रूट है वाया गोरखपुर होके जाने का, पर ये रूट शॉर्ट पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैफिक सा होता है, मतलब बसें दोनों साइड से आ रही होती है। सिंगल लेन है और साइड में ना रोड नीचे की तरफ है, अभी तो कम दिख रही है, कहीं कहीं जगह पे बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ है। कई बार लोग ओवरटेक करते हैं ना, तो हम लोग जो होते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे होते हैं, मतलब सामने से कोई ओवरटेक करता हुआ आ रहा है किसी को, तो वो हमारे स्पेस पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और हमें उसे बचाने के चक्कर में लेफ्ट में जाना पड़ेगा, तो बाई चांस रोड से नीचे उतर जाते हैं, तो सेफ्टी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आराम से चलाना पड़ता है इस रोड पे, लेकिन शॉर्ट पड़ता है, साफ़ सुथरी रोड है, चारों तरफ हरियाली दिखेगी आपको, मज़ा आ जाएगा। देखिए लेफ्ट में पूरी रोड नीचे की तरफ है, तो जैसे कोई वहाँ से ओवरटेक करेगा तो आपको लेफ्ट लेना पड़ सकता है, तो बस थोड़ा स्लो चलाना पड़ता है और कुछ नहीं, थोड़ा स्लो चलाओगे तो दिक्कत कोई भी नहीं आएगी। भाई ने हमें कुछ नॉलेज दी है। कौन सा हाईवे बता रहे हो, उधर से कौन सा कट बता रहे हो? जो अभी हमें हाईवे बता रहे हो कौन सा है? जो सो एक और बॉर्डर बताया भैया ने, ककरावा, वहाँ से ना अपन को नेपाल के अंदर एंट्री मिल जाएगी, पास भी है, मतलब यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पड़ रहा है, और दूसरा वाला जो हाईवे है वो यहाँ से समवेयर अराउंड 50 किलोमीटर दूर पड़ रहा है, तो हम उधर भी चेक कर सकते हैं एंट्री के लिए, और दिन में ही एंट्री हो जाएगी। अगर वहाँ से एंट्री नहीं हुई तो सलोनी से एंट्री होगी, फिर कल होगी सलोनी से एंट्री, आज ही हो पाएगी। तो देख लेते हैं, ककरावा करके एक बॉर्डर है, वहाँ से भी नेपाल एंटर हो सकते हैं, वहाँ भी बंसार सब बन जाता है, वहाँ चल लेते हैं। सो भाई ये एटीएम मिला हमें लास्ट, मतलब इसके बाद हम बॉर्डर की तरफ चले जाएंगे। वैसे तो हमें पता नहीं बॉर्डर की तरफ हमें एटीएम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और हमारे इंडियन एटीएम नेपाल के अंदर वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे कुछ नहीं पता, तो हमने अपने लिए कैश निकाल लिया यहाँ से। बाकी मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी है इस बार, तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड शायद वर्क करेगा, जैसा कि मुझे क्रेडिट कार्ड वालों ने बताया। बाकी वहाँ जाके देखेंगे यार चलता है कि नहीं चलता। तो चलते हैं सीधा यहाँ से अब नेपाल बॉर्डर के लिए, और वहाँ जाके देखते हैं क्या क्या डिटेल्स, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ उन्हें सारी चाहिए। बेसिकली बॉर्डर के पास ही गांव है, और यहीं से फिर थोड़ा सा आगे बॉर्डर है, और क्रॉस करके हम नेपाल घुस जाएंगे। यहाँ पे भी पूरी रौनक है, सब चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे भी, बस बैंक नहीं दिख रहा है यहाँ पे, खैर वो लास्ट ही बैंक था शायद जो हमने देखा है, स्टेट बैंक। तो टाइम हो रहा है 6:33, और हम लोग नेपाल के अंदर एंटर कर चुके हैं। ये बेसिकली बॉर्डर है, यहाँ से एंटर हो चुके हैं। सो भाई हम फाइनली नेपाल एंटर कर चुके हैं। अभी इतना लेट क्यों हो गए, इन सब का रीज़न मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले हम सबसे पहले जा रहे हैं बंसार बनाने के लिए, और दोनों साइड चेकिंग हुई है मेरी, मतलब नेपाल में भी चेकिंग हुई है और इंडिया में भी चेकिंग। नेपाल में इन सेंस चेकिंग तो कुछ भी नहीं हुई है, पर हाँ क्वेश्चन 3-4 चीज़ें उन्होंने पूछी थी, तो वो सारी चीज़ें हमने उन्हें आराम से बताई बिना किसी दिक्कत के, तो उन्होंने जान दिया। नेपाल के अंदर मुश्किल से 10 या 15 मिनट्स ही चेकिंग हुई है, ज़्यादा बातें नहीं हुई, तो उसके बाद उन्होंने जान दिया। और जो इंडिया साइड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेकिंग हुई अपनी, तो वो सारे बारे में मैं बताऊंगा मैं आपको। सो भाई हम आ चुके हैं बंसार बनवाने के लिए, अभी बंसार बनवा रहे हैं बेसिकली। हाँ भैया, इन अंकल ने हमारा हेल्प किया बेसिकली बंसार बनाने के लिए। वैसे तो ऑफिस क्लोज हो गया था 6 o'clock, और अभी ओवर टाइम हो रहा है, लेकिन उन्होंने हमें मदद कर दिया, बनवा दिया बंसार। थैंक यू सो मच। कुछ तो बोलिए। ठीक है, आपका हमने मदद किया है। हाँ। जो कि ओवर टाइम में भी आपका हमने सुविधा करके आप सहजकरण करके भेज दिया आपको। मैं नेपाल कस्टम का कर्मचारी हूँ, कस्टम के ऑफिसर है तो उन्होंने हमें भी पास कर दिया है। वैसे तो बनता नहीं वैसे हमारा इतना लेट, क्योंकि 6 बजे ऑफिस क्लोज हो जाता है, यहाँ आप देख सकते हो 6 o'clock क्लोज। सो अभी उन्होंने विंडो खोली हमारे लिए, और बंसार बन रहा है हमारा 15 दिन का। सो ये रहा बंसार, और अपना बंसार बना है 15 दिन का। 15 दिन का बंसार बना है 1500 रुपीज़ में, ठीक है। और अगर आप बंसार बनाने आते हो तो लोग बहुत सारे ऐसे मिथ फैलाते हैं भाई। पहले बता दूं आपको कि 10 दिन का बनता है, 7 दिन का बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। 15 दिन का बोला उन्होंने, 15 दिन का एक ही बार में बना के दिया बिना किसी दिक्कत के। और 15 दिन हमारे लिए बहुत इनफ है घूमने के लिए, है कि नहीं भाई? आराम से घूम सकते हैं 15 दिन में, आप आराम से नेपाल घूम सकते हो। और अगर आप और भी बनाना चाहो बंसार, मतलब और मतलब इसे एक्सटेंड कराना चाहो, तो ऑफिसेस होते हैं अंदर भी, वहाँ जाके भी आप आराम से इसे एक्सटेंड करा सकते हो। तो ये हो गई एक बात भाई। दूसरी बात ये कि हमें इतना टाइम क्यों लग गया बॉर्डर पे। आप सब ये चीज़ सोच रहे हो क्यों बॉर्डर पे इतना टाइम लग गया। मतलब वैसे तो बाकी लोग आराम से बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, हालांकि अपनी ऐसा कोई गलती नहीं की थी हमने कि हमें ही
इतना देर इंतजार करना पड़ा। बट हाँ, ये रियल बात है कि सिर्फ हम दोनों को ही ज़्यादा देर इंतजार करना पड़ा। बाकी लोग नॉर्मली क्रॉस कर रहे थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। क्योंकि हम सरदार दिखते थे इसलिए हमें रुकना पड़ा। और इस वक्त मतलब हमारे नेशन के अंदर नेशन वाइड एक इशू चल रहा है, बेसिकली कुछ पंजाब के तरफ चल रहा है। तो मैं उस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करूँगा। तो उन्होंने अपने तरफ से पूरी चेकिंग करी और मैं भी इस चीज़ को पूरा मतलब सपोर्ट करता हूँ कि चेकिंग करनी चाहिए। क्योंकि अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो उसके वजह से किसी और के मतलब मैं तो नॉर्मल हूँ ना, मैं यूपी से हूँ, आगरा से हूँ, मेरा कुछ उस चीज़ से रिलेशन नहीं है। तो मुझे चेकिंग कराने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कितनी भी देर लगे। तो 2 घंटे भी लगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, 3 घंटे भी लगते कोई दिक्कत नहीं, पूरा दिन भी लगता तो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने काफ़ी मुझसे बातें करी, मेरे यूट्यूब करियर के बारे में बात करी, यूट्यूब के बारे में बात करी और मतलब मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स के बारे में बात करी, सब कुछ पूछा उन्होंने मुझसे। इवन उन्होंने क्रॉस चेक भी किया बाकायदा। तो जब उन्हें फील हुआ कि हाँ मैं नॉर्मल हूँ, मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब मैं नहीं भागना चाह रहा हूँ मेरे देश से, मैं तो अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। तो उन्होंने मुझे जाने दिया। और भाई के साथ भी सेम प्रोसीजर हुआ, भाई के भी साथ चेकिंग हुई पूरी। पर कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो होना है वो चेकिंग वेकिंग होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से। और ये अभी हो रहा है, वैसे मुझे पता है कभी नहीं होगा आगे। तो जब तक हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए। सिक्योरिटी है हमारे देश की, इसलिए हो रहा है। और इंडियन आर्मी ने ही चेकिंग की है। और जो नेपाल एंट्री होती है वहाँ पे वो चेकिंग बेसिकली करते हैं आपके सामान में कोई चीज़ आप इंडिया से लेके तो नहीं आ रहे हो, बेसिकली कुछ तस्करी होती है यहाँ पे सामानों की। तो वो बेसिकली चेकिंग वो करते हैं और चीज़ें पूछते हैं। बेसिकली उन्होंने हमारा सामान भी चेक नहीं किया, लेकिन सवाल जवाब बहुत किए। और एक बंदे ने आके बस थोड़ा बहुत सामान चेक किया, प्रॉपर चेक नहीं हुआ कुछ भी सामान। बल्कि नेपाल में मैं कहूँगा कि 10 to 15 मिनट्स में उन्होंने हमें क्रॉस करने दिया था, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो फुटेज के लिए मना कर दिया था इंडियन आर्मी ने भी और नेपाल आर्मी में भी। हमने उनसे पूछा था वीडियो बनाने के, तो उन्होंने मना कर दिया था। जहाँ उन्होंने अलाउ किया उसके बाद से हम वीडियोस बना रहे हैं। तो ये थी सारा डिस्क्रिप्शन। अगर कोई क्वेरीज हो तो मैं आपको बता दूं, नेपाल आने के लिए सिर्फ आधार कार्ड से आप आ सकते हो। नेपाल में कोई आईडी चेक नहीं हो रही हैं। मैं अंदर तक आ चुका हूँ, मेरी कोई आईडी चेक नहीं हुई, सिर्फ आधार कार्ड से आप अंदर आ सकते हो, ठीक है। और बहुत लोगों ने मिथ बना रखी है भाई, वोटर आईडी वोटर आईडी वोटर आईडी। मुझे लाखों लोगों के मैसेज आ गए भाई, वोटर आईडी वोटर आईडी वोटर आईडी। पर वोटर आईडी की ज़रूरत ही नहीं है भाई, यहाँ किसी ने मांगी नहीं वोटर आईडी मुझसे, और मेरी बनी भी नहीं हुई है वोटर आईडी। तो भाई आज तक कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं आज से ज़्यादा टाइम बाहर ही ट्रैवल करता हूँ, तो वोट डालने आज तक गया ही नहीं हूँ। बट हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम से वोट डालूंगा यार। एक बार तो बनवानी चाहिए आईडी, वोट डालने का मतलब वो कहते हैं ना, पावर होनी चाहिए अपने पास। तो वो भी बनवाएंगे बहुत जल्दी। पर हाँ, सिर्फ आप आधार कार्ड से या कोई भी आईडी से, मतलब आप लाइसेंस से भी क्रॉस कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके अपनी कोई एक वैलिड आईडी होनी चाहिए इंडिया की। बेस्ट आधार कार्ड है मेरे हिसाब से, तो आराम से आधार कार्ड से क्रॉस होती है। यहाँ पे आके मंसार बनाते समय भी उन्होंने कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब मेरे पास ओरिजिनल पेपर्स नहीं थे मेरे बाइक के, ई पेपर्स थे, ई पेपर्स से उन्होंने बना के दिया मेरे को मंसार बिना किसी दिक्कत के। और अब मेरी बाइक नेपाल के अंदर है। जिस बॉर्डर से हमने क्रॉस किया वहाँ से समवेयर अराउंड 500 मीटर तक इंडियन नेटवर्क आता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको इंडियन नेटवर्क नहीं आएगा। अब हम अंदर आ चुके हैं नेपाल के और रात हो चुकी है, तो अब हमें दिक्कत ज़्यादा हो गई बेसिकली, क्योंकि ना तो हमें होटल मिला है ना रूम मिला है। तो आज स्ट्रगल काफ़ी होने वाला है अपना, है ना भाई। तो देखते हैं कैसा रहता है भाई, काफ़ी खतरनाक। और भूख भी लगी काफ़ी। थोड़ा अजीब सा दिन निकला है भाई। मतलब मुझे ना पहली बार ऐसा फील हुआ कि हाँ कि इतने सवाल भी पूछता है कोई। पर कोई दिक्कत नहीं है, सारे जवाब दिए, सही से जवाब दिए, तो उन्हें विश्वास हुआ और उन्होंने जाने दिया बिना किसी दिक्कत के। हमने कुछ गलत किया भी नहीं है ना ऐसा, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए हमें। सो अभी बेसिकली हम रात में निकल पड़े हैं घोड़ों पे हांडते हुए नेपाल की। कुछ मिल जाए हमें खाने के लिए बस। थोड़ा सा लेट बॉर्डर क्रॉस करने का यही प्रॉब्लम होती है भाई, मंसार बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। हो सकता है कि शायद आप रिक्वेस्ट करो तो बना दें, बाकी दिक्कत आती काफ़ी। ढाबे कुछ भी खुले नहीं दिख रहे, पूरा चारों तरफ अंधेरा है। ऊपर से जिस बॉर्डर से हमने क्रॉस किया है, इस बॉर्डर पे इतनी मतलब लोग हैं भी नहीं ना, तो इससे ज़्यादा इतने लोग क्रॉस करते हैं बेसिकली। तो यहाँ इतनी चहल पहल बिल्कुल भी नहीं है, तो शांति पूरी है। और चारों तरफ खेती है, मतलब मुझे लग रहा है साइड में खेती होगी। तो पता नहीं ढाबा कहाँ तक मिलता है, हमें कितना आगे ऐसे ही चलना पड़ेगा, देखते हैं भाई। सो भाई नेपाल के अंदर एंटर कर चुके हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं समवेयर अराउंड 30-40 किलोमीटर्स अंदर। और मैं आपको बता दूं यार, यहाँ पे ना बहुत कम ही दुकानें खुली हुई हैं, काफ़ी दुकानें लगभग बंद हैं। हमें एक सिम की शॉप मिली है, वो भी हमने शटर रोका है जस्ट अभी बंद होने से। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूँ, ऐसा नहीं कि मैं लेट आया हूँ इसलिए मुझे सिम महंगी पड़ रही है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, नेपाल में जनरली नेटवर्क बहुत महंगा है, सिम और रिचार्ज बहुत महंगे हैं। यहाँ पे अगर आप नेटवर्क लेने आओगे, मतलब सिम लोगे यहाँ के नेटवर्क की बेसिकली, तो मैंने 20 GB लिया है
और महीने भर का लिया है वैसे रिचार्ज। तो महीने भर का रिचार्ज जो 20 GB मिल रहा है वो मिल रहा है 700 रुपये का, जो हमारा 3 दिन में भी नहीं टेकता, सिर्फ 20 GB 4 GB के तो वीडियोस हैं। हाँ, तो समझो 150 रुपये का जो हम रिचार्ज करते हैं 50 GB वाला, वो हमारे इंडिया में कितना सस्ता है। तो हमारा इंडिया जेन्युइनली बहुत सस्ता है। वी लव जियो 11 रुपए में 1 GB, यहाँ 250 रुपए में 2 GB है, 11 रुपए में 1 GB मिलती है। जियो तो भाई इंडिया में ना नेटवर्क तो बहुत सस्ता है, रिचार्ज भी सस्ते हैं, नेटवर्क के सारी चीज़ें सस्ती है, पर यहाँ नेटवर्क बहुत महंगा है। और एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ ना मतलब नेटवर्क इतना तेज़ नहीं है, 4G नहीं है, 3G चल रहा है अभी। और जहाँ हम पोखरो जा रहे हैं जहाँ हम पोखरा जा रहे हैं ना, वहाँ पे तो और नेटवर्क का प्रॉब्लम होने वाला है भाई। पर कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लोर करने को मिलने वाला है। वैसे हम रात को कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, थोड़ा घबराए हुए हैं रात को थोड़ा घबराए हुए हैं, लेकिन ठीक है, अंदर आ चुके हैं, खुशी है ये। ऊपर से पुलिस वाले ने ऑर्डर आ दिया, कहता है चोर चुप छीनने वाले होते हैं। मैं कहा भेज गिरे हो फिर अपने पास ही रख लो। नहीं, उन्होंने ऐसे बोला कि रात में आप जा रहे हो तो ध्यान से जाना बेसिकली, तो रात में ही आए हैं तो इस वजह से। बाकी उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप क्रॉस करके आराम से जाओ नेपाल। सो एक बात और, यहाँ पे ना सारी इंडियन करेंसी चल रही है, मतलब हर दुकान पे। मुझे इंडियन करेंसी चेंज कराने के लिए जगह नहीं मिली अभी, तो जो दुकानें मिल रही हैं सब पे इंडियन करेंसी लोग ले रहे हैं बिना किसी दिक्कत के। पर एक चीज़ बता दूँ, जो सिम लेने वाले हैं ना वो हमारे आधार कार्ड पे सिम दे देते हैं, मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आधार कार्ड पे सिम मिल जाएगी, है ना, ईजी चीज़। सो भाई यहाँ से सारी डिटेल्स ले रहे हैं, फिंगरप्रिंट ले रहे हैं कुछ नए तरीके से और मेरी फ़ोटोज़ भी ले ली इन्होंने। नहीं आ रहा है आपका लो भाई, अंगूठा देने में बड़ी दिक्कत हो रही है भैया, हम अंगूठा छाप नहीं है ना, चक्कर ये है। बाकायदा जैसे हमारे इंडिया में आधार कार्ड लेके फ़ोटो लेते हैं ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी ली है और सिम दे दी है भाई। पासपोर्ट नहीं मांगा, वैसे मैं दूसरी कंट्री में ट्रैवल किया हूँ तो वहाँ पासपोर्ट मांगते हैं ना, वैसा नहीं है। तो अपने देश जैसी फीलिंग आ रही है मुझे तो यहाँ पे। इंडियन रुपी चल रही, गांधी जी हमारे इंडिया के यहाँ भी चल रहे हैं सच्ची। सो यहाँ पर आप देख रहे हो H+। सो H+ मीन्स, H+ का मतलब है, मतलब ये अरे 3G चल रहा है, 4G भी नहीं है भाई, 3G नेटवर्क चलता है यहाँ पे। पता नहीं कैसी स्पीड होगी। वीडियो तो अपलोड करने के लिए नहीं है, पर हाँ रास्ता देखने के लिए काम आएगा ये बहुत, तो उसी के लिए लिया है मैंने। सो भाई हमने नेपाली करेंसी भी ले लिया भैया से दुकान से। सो ये मैंने 1000 चेंज कराया, 1600 रुपीज़ आ गए मेरे पास 1000 के। सो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 1.6 रुपी ऑफ नेपाली। तो नेपाली करेंसी भी आ गई अपने पास। अरे वाह, अब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अंधेरे में भी, रात में भी 10:30 बजे के आसपास मिल गए अपने को पैसे बिना किसी दिक्कत के। सो भाई हमें एक ढाबा मिल गया भाई, और भाई बड़ा खुश हुआ है क्योंकि भाई ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, छोले खाए थे और कुछ वो खाया था समोसा, राइट। तो उसी से ही अभी तक गुजारा कर रहा था भाई, और अब कुछ खाने के लिए मिलेगा ढंग का। तो भाई खाना खाने वाला है बढ़िया, और मैं भी काफ़ी खुशी मिल रही है। मतलब हम नेपाल के अंदर आ गए ना तो अलग ही खुशी है अंदर। अभी बस मतलब जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि रात हो गई ना, थोड़ा सा लेट भी हो गया इस वजह से, नहीं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं, अंदर से बता नहीं सकता। सो बेसिकली हमें वैसे तो काफ़ी देर बाद ढाबा मिला था, तो ये ढाबा ना अभी मतलब स्पेशल हमारे लिए खाना बन रहा है। वैसे तो बंद होने वाला था पर उन्होंने हमारे लिए खाना बना दिया। बहुत तेज़ भूख लगी थी, मैंने रिक्वेस्ट किया यार खाना खाना है भाई, प्लीज़ बना दो, तो उन्होंने बना दिया हमारे लिए। सो भाई यहाँ जो है खाना, दाल है, सब्जी है और भाई सलाद भी है, बस रोटी नहीं है, पर कोई दिक्कत नहीं, चावल भी मिल गए बढ़िया। अच्छा अच्छा, अब टाइम थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो रोटी भी बना देते हैं। चावल खाने ज्यादा होते, हाँ नहीं चलता है। अच्छा अच्छा, ऑर्डर करते हैं तो बना देते। अच्छा ऑर्डर पे बना देते, तो हम लेट भी हो गए बेसिकली, तो अभी इसलिए नहीं बना। तो खाते हैं खाना, जो मिल गया वो बढ़िया है। अगर भूखे रह सोते तो वो ज़्यादा दिक्कत होती। अभी तो अपन को खाना मिल गया बढ़िया वाला। सो भाई सो फार तक तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस जा रहा है। टेंट के अंदर आ चुके हैं भाई, परमिशन मिल गई थी हमें टेंट लगाने की। इसी रेस्टोरेंट पे जिस पे भी हमने खाना खाया इन्होंने ही जगह दे दी थी आराम से। तो ऊपर शेड भी है और साइड से खुला हुआ है, हवा भी आ रही है अच्छी खासी, तो टेंट में मज़ा आ रहा है काफ़ी। और यहाँ पे ना हल्का हल्का मौसम ठंडा भी है क्योंकि बारिश हो रही है ना, लगातार सुबह से बारिश हो रही थी। जैसे ही हम अंदर घुसे ना नेपाल में, तो भगवान नाराज़ हो गया, इतना लेट घुसे हम इसलिए। तो भगवान ने बहुत तेज़ बरसात करी, उसके बाद उन्होंने भी शांत हो गए और उन्होंने जगह वगह सब ढूंढवा दी और आराम से सोने की जगह भी बन गई, कोई दिक्कत के बगैर। सो भाई छोटी मोटी तो दिक्कत आती रहती है, वैसे सो फार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बिना किसी दिक्कत के। खाना वाना भी मिल गया, सब चीज़ें हो गई, सब बढ़िया तरीके से। नेपाल के अंदर मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि जैसे ये इंडिया जैसे ही है, बिना किसी दिक्कत के। मतलब इंडियन करेंसी भी चल रही है, सारी चीज़ें इंडिया जैसी ही लग रही है। मतलब वैसे तो मेरा कोई मन नहीं था कंबोडिया के बाद इंडिया से बाहर जाने का, बट नेपाल आने के बाद ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ इंडिया जैसा ही है नेपाल भी, मुझे अपने देश जैसा ही फील हो रहा है। मुझे ना अपने देश में सबसे ज़्यादा पसंद है घूमना, नेपाल में भी अच्छा लग रहा है। और अभी आपको नहीं घुमा पा रहा हूँ, कल सुबह आपको बढ़िया तरीके से घुमाऊंगा भाई। तो मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो मैं आपको बता दूँ, मैं आगे वाले वीडियोज़ में आपको पूरा नेपाल घुमाने वाला हूँ और उसके बाद इंडिया भी दबा के मज़े कराने वाला हूँ। फटाफट सब्सक्राइब कर दो नीचे, ठीक है ना। उसके बाद
लाइक भी कर दो वीडियो को, और भाई यहाँ तक देखा है तो हाजिरी लगा दो नीचे कमेंट में रेड दिल बना के। बाय बाय, टेक केयर।